हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें जियोग्राफी में आपका वन और वन्य प्राणी संसाधन चल रहा था, है ना। और इसके पिछले वीडियो में, चैप्टर के पिछले वीडियो में बताया गया था कि वन और वन्य प्राणियों का ह्रास कैसे हो रहा है, इसमें कमी कैसे हो रहा है, इससे वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है ना, उसके कमी के कारण क्या है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, संरक्षण से संबंधित क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है कि स्थानीय समुदाय द्वारा, आधिकारिक वर्गों द्वारा कई क्षेत्रों में पेड़ पौधे और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे राजस्थान के कई क्षेत्रों में, है ना, कई क्षेत्रों को बिहार चोरी घोषित कर दिया गया है ना, यानी कि वहाँ पे वन और वन्य प्राणियों का शिकार करना, वन को काटना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। वहाँ पे जाना भी लोगों को गैरकानूनी माना गया है। तो यानी इस तरीके से हर क्षेत्र में, भारत के हर राज्य में, है ना, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी कई कार्यक्रम सरकार द्वारा और स्थानीय समूहों के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आदिकाल से ही जैसे मानव जो है अपने आसपास के परिवेश पर निर्भर है। जैसे आदि मानव भी, जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी भी सारा का सारा वस्तु के लिए अपना डिपेंड किस पे, वन्य प्राणियों पे। जैसे कि वन्य जीवों का शिकार करना, मछली पकड़ना, है ना, जंगली फल कंद बीज प्राप्त करना, सब, है ना, लकड़ी प्राप्त करना सब जंगल से ही होता है उनका। तो उन लोगों के द्वारा भी पेड़ काटा जा रहा है ना। और आधुनिक समय में पेड़ बहुत तेज़ गति से काटा जा रहा है, इससे कारण पेड़ों की संख्या में और भी तेज़ गति से कमी हो रही है। तो इस तरीके से वो लोग, आदिवासी लोग झूम खेती भी करते हैं, इससे भी वन का बर्बादी हो रहा है ना। चूँकि झूम खेती में होता क्या है कि एक जगह को साफ करके लोग दूसरे उस जगह पे खेती करते हैं, और फिर वहाँ का जब उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में जा करके वैसे ही काम करते हैं। फिर से जंगल में आग लगाएंगे, फिर से उसको साफ करेंगे, फिर वहाँ पे बीज डालेंगे। तो लगभग यही प्रक्रिया चलते रहता है, उससे भी वन में कमी आ रहा है। तो इसलिए देखिए, हिमालय क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध चिपको आंदोलन हुआ, है ना। चिपको आंदोलन के द्वारा वन कटाई, है ना, पे प्रतिबंध लगाने के लिए काम सफल हुआ। जैसे यहाँ पे चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में, सुनिएगा ध्यान से। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सबसे फेमस आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, है ना, हुआ थे, नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। और ये आंदोलन हुआ था 1972 ईस्वी में, ठीक है, 1972 में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले, उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में चिपको आंदोलन शुरू होता है। इसके नेतृत्व करता कौन होते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा होते हैं, है ना। कहीं कहीं इसका आपको दिखाएगा उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में। तो अभी सही, क्योंकि पहले हिस्सा उत्तराखंड का ही था, लेकिन अब हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए उत्तर प्रदेश लिखा गया किताब में आपका। तो चिपको आंदोलन 1972 में हुआ, है ना। इसका नेतृत्व कौन किया? सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें हुआ क्या कि इसमें जो अनपढ़ जनजाति महिला थी, है ना, अनपढ़ जनजाति महिलाओं के द्वारा एक कार्यक्रम, एक आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य था हरे पेड़ पौधों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से बचाना। चिपको आंदोलन क्या? चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले शुरू होता है, जिसमें अनपढ़ जनजाति महिलाओं द्वारा हरे पेड़ पौधों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से बचाना था। तो इस तरीके से भारत में कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। और इस चिपको आंदोलन को कई देशों में स्वीकार भी किया गया। पेड़ों से चिपक करके आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। चूँकि इस क्षेत्र के जो भी मर्द थे, जो भी पुरुष थे, उनको ठेकेदार लोग शराब की लत लगाकर शराब के लालच में उनको हटा देते थे उन रास्ते से। लेकिन महिला लोग, है ना, आंदोलन करना शुरू कर दी। महिला लोग पेड़ से चिपक कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाई, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो इसे हर देश में स्वीकार किया गया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका, है ना, प्रशंसा किया गया इस आंदोलन का। तो भारत में आज वन प्रबंधन के द्वारा कई क्षेत्रों में वन के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना। उड़ीसा में भी 1988 में एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, है ना। और वन विभाग हर तरीके से इसका क्या कर रहा है, लगभग वन को बचाने का हर संभव प्रयास करने में लगा हुआ है। तो अगर हम देखें, भारत में धर्मावलंबी, यानी विभिन्न जैन धर्म है, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं, है ना, वो अहिंसा के प्रेमी होते हैं, है ना। इनका धर्म बताता है अहिंसा परमो धर्म, है ना। यानी कि अहिंसा ही क्या है? परम धर्म है। यानी कि हिंसक बनना नहीं है ना, अहिंसक बनना है, अहिंसक बनना है। कि इनके अनुसार छोटे छोटे जीवों का हत्या वर्जित है, पेड़ पौधों की कटाई वर्जित है। इसलिए महात्मा बुद्ध 487 ईसा पूर्व में कहे भी थे कि पेड़ क्या है? एक विशेष सीमित असीमित दयालु और उदारपूर्ण प्राणी है। यानी पेड़ के पास असीमित दयालुपन है ना, बहुत उदारपूर्ण व्यक्ति है पेड़।
प्राणी है, ठीक है। मतलब जो आपसे अपने सतत विकास के लिए कुछ लेता नहीं है बल्कि आपको बहुत कुछ दे देता है, इसीलिए इसका विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य माना गया है। तो देखिए वनों के अगर हम बात करें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, तो देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। तो वन संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान का बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, हर स्तर पे सरकार काम कर रही है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा सम्मेलन हुआ है ना, बताए थे जैसे 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो 1968 में कौन सा कन्वेंशन होता है? अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। इसमें भी पेड़ पौधों को बचाने के लेकर, पेड़ पौधों के संरक्षण के लेकर बात किया गया, जिससे हर देश स्वीकार किया था। फिर आगे वेटलैंड्स कन्वेंशन होता है ना। फिर 1971 में भी होता है, 1972 में भी सम्मेलन होता है। यानी कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश मिल करके इसके संरक्षण के उपाय के बारे में है ना खोज में लगे हुए हैं, है ना, संरक्षण के उपाय में लगे हुए हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें अपने देश के स्तर पर, तो भारत भी मतलब पर्यावरण और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बहुत विशेष प्रावधान कर रहा है ना, क्योंकि भारत का जो संविधान का धारा 21 है, ठीक है। वन्य प्राणियों के संरक्षण या वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधित कौन है? संविधान की धारा 21। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है ना? वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण से, प्राणियों के संरक्षण से, ठीक है। तो इस तरीके से धारा 21 का संबंध है। और आज देखिए, आज पहला बार भारत में 1952 ईस्वी में अगर हम बात करें भारत का, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो हुआ आपका 1952 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब भारत में मतलब कहने का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भी संविधान का, देखिए संविधान भी है ना पर्यावरण और वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधित बात करता है। धारा 21 उसी से पूरा संबंधित है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है ना कि संविधान के किस धारा में वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी बात कहा गया है? तो धारा 21। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952 में। इसके तहत प्रांतीय स्तर पे है ना वन्य सुरक्षा एक्ट लाया गया, उसमें फिर संशोधित किया गया। और आज देखिए, आज लगभग है ना पूरे जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत हर क्षेत्र में मतलब स्थानीय स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कई तरह कमेटी गठित किया गया इसके लिए, है ना, जो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण से संबंधित होता है। देखिए अगर हम बात करें वन्य, ठीक है, वन्य जीव में जैव विविधता की उपयोगिता, यानी कि देखिए आज है ना मानव जो है अपने इस संसार में बहुत सारे जीव जंतुओं से बहुत सारा वस्तु प्राप्त करता है। ऐसा संभव कैसे? क्योंकि अगर जैव विविधता अगर नहीं रहेगा तो ऐसा संभव होने वाला नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक आवासीय मतलब जो प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण है उसमें टोटल 2 तरह के जीव रहते हैं, पादप और जंतु। तो वन्य जीव के 2 भाग हैं, जैव मंडल ही भिन्न कहेंगे। जीव मंडल के 2 ही भिन्न भाग हैं, है ना, यानी जीव मंडल के 2 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन है? पादप और जंतु है। और यही हमारी धरा का अमूल धरोहर है। अगर जीव में विविधता नहीं रहेगा, जैव विविधता का नहीं रहेगा तो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन नहीं हो पाएगा, है ना। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ना, क्योंकि हमें वन से हमें भोजन, वस्त्र, ठीक है, रेशे, खाल, आवास सब तरह के चीज़ प्राप्त होते हैं, है ना। और भारत इन्हें मतलब कहने का मतलब है कि भारत जैव विविधता को हमेशा पूजनीय समझा है ना। इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि हर तरीके से हमें जैव विविधताओं का, यानी जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे, सबका संरक्षण करना चाहिए। तो अगर हम बात करें पादप का, तो देखिए हमारे देश में जलवायु विषम पाया जाता है, हर जगह एक समान जलवायु नहीं है। और जहाँ जहाँ जैसे जलवायु वैसे मतलब उस जलवायु के अनुकूल क्या होते हैं? पेड़ पौधे और वन्य प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें मोटे तौर पर 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र है ना, गंगा की, मतलब टोटल 8 क्षेत्र में है। तो भारत में वनस्पतिक सर्वेक्षण के अनुसार कहा जाता है कि 47,000 पेड़ पौधों की प्रजाति है सिर्फ, है ना। टोटल जो 47,000 है वह पेड़ पौधों की प्रजाति है ना। और उसमें कहा जाता है कि 35% जो प्रजातियां हैं देसी है। 47,000 में टोटल देखिए भारत में 47,000 पेड़ पौधों की प्रजाति है, उसमें से भी 35% सिर्फ देसी प्रजाति, यानी प्रजाति जो है देसी है और किसी और देश में पाया नहीं जाता है। इसी तरीके से अगर हम जैव मतलब जंतु का बात करें तो भारतीय वन्य प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, है ना, का रिपोर्ट कहता है कि हमारे यहाँ है ना 89,451 जीव जंतुओं का प्रजाति है, जिसे हम कई वर्गों में बांट के रखे हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का हो गया, ठीक है, अक्रेसुरकी हो गया, प्रोटोकार्डेटा, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपाई, ठीक है। लेकिन आज इसमें से कई तो हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, यानी कई जो प्राणी है, जंतु प्राणी है
है ना, वह विलुप्त होने के कगार पे हैं और कई विलुप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब आज देखिए जैव विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। जैव विविधता को सुरक्षित रखना, है ना, जो जीव विविधता है, जीवों की संख्या में कमी नहीं होने देना है, पेड़ पौधों की संख्या में कमी नहीं होने देना, उसके प्रजाति को लुप्त नहीं होने देना है। अगर पेड़ पौधों की प्रजाति और जीव जंतुओं की प्रजाति अगर लुप्त होगा तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, और असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तो मानव के लिए क्या है, खतरा के समान है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए लगभग आज कई देशों के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं कि जैव विविधता को कैसे संतुलित किया जाए, है ना। बहुत सारे नए नए प्रजातियों का पहचान किया गया, कई प्रजातियाँ तो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और इनके लिए मतलब कहने का मतलब राष्ट्र जो है हर तरीके से, हर राष्ट्र अपने क्षेत्र की जैव विविधताओं को, जीवों में जो विविधता पाया जाता है ना, उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि हम जैव विविधता से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से लाभ उठाते हैं, है ना। जैव विविधता से हम भोजन, औषधि, दवाई, रेशा, रबड़ तक बहुत सारा का चीज़ प्राप्त करते हैं, है ना। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्योग धंधे में भी होता है। तो अंत में कहा जा सकता है कि मतलब बिना जैव विविधता का हमारा जीवन संभव नहीं है। तो जैव विविधता का मतलब विशेषता ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लगभग कहा जाता है कि मानव का जो भोजन है हर मतलब उसका 85% से अधिक, है ना, और कई तरह का जो भोज्य पदार्थ है सब वन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसमें से लगभग कहा जाता है कि 15% पशुओं से, तो लगभग 85% जीव मतलब पौधों से। इस तरह से 100% मतलब मानव को भोजन प्राप्त हो रहा है। तो लगभग हर क्षेत्र में यही कहानी है कि मतलब अगर जीव विविधता नहीं रहेगा, है ना, तो आज लगभग मतलब पारिस्थितिक तंत्र संतुलित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक जो है आज कई क्षेत्रों में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। वैज्ञानिक कई ऐसे ऐसे मैंने जीवों का खोज कर रहे हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखे। मैंने भारत में एक अलग आयोग भी बना हुआ है जो विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानकारी रखता है। तो इस तरीके से कहा जाता है ना। क्योंकि देखिए मतलब जैव विविधता से हमें सिर्फ भोजन या रेशा इसे प्राप्त नहीं होता, इससे हमें कई तरह का औषधि प्राप्त होता है। जैसे आपको शुरू में बताया गया पिछले वीडियो में, है ना, कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हम मतलब हिमालय एवं एक पेड़ है चीड़ सदाबहार वृक्ष का, जिससे पत्ती से और छाल से, है ना, टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है ना। उससे हम लोग क्या करते हैं, कैंसर रोग का उपचार में प्रयोग करते हैं। तो इससे केवल भोज्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं, है ना, हमें औषधि माने कई तरह का उपयोगी वस्तु देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब हमारे जीवन में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का योगदान बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मानव का जीवन असंतुलित हो जाएगा और मानव को जीवन जीना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए लगभग, है ना, मतलब हम सबका परम कर्तव्य ये होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, है ना, जीव जंतुओं का हत्या कम करें और शिकार पर रोक लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का आपको जो टोटल नोट्स है ना, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और इसमें आप समझ गए हो कि वन हमारे जीवन में वन और वन्य जीवों का कितना उपयोगिता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, और अगले दिन आपको इसको अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर जो खनिज संसाधन शुरू किया जाएगा, तब तक आप इसका नोट्स डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, उसका नोट्स तैयार कीजिए और आप पिछला चैप्टर जितना ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे, है ना, मिलते हैं।